बहुत बड़ा कुछ वुंड नहीं है, ठीक है। एक छोटा वाला वुंड क्लीन वुंड होगा, इंसाइज्ड वुंड होगा, सर्जिकली सूचर कर सकते हैं उस वुंड को, टिश्यू लॉस भी मिनिमम है, स्कार फॉर्मेशन भी मिनिमम है। ऐसा अगर वुंड है तो वो वुंड किससे मतलब हील होगा? बाय प्राइमरी इंटेंशन। ओके, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? एग्जाम्पल में बी अ सर्जिकल इंसिशन, अ क्लीन कट इंजुरी। ओके, अच्छा, नाउ important point to be remembered here, I have mentioned, as you can see in bold letter, in first 24 hours, the neutrophil appear. अगर कोई ऊंड हुआ है तो वहां पे तो कुछ चेंजेस होगा ना, हीलिंग जब हो रहा है बाय प्राइमरी इंटेंशन और बाय सेकेंडरी इंटेंशन और बाय टर्शियरी इंटेंशन, तो फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा चेंज? न्यूट्रोफिल आएगा वहां पे, ठीक है। Then on third day, the neutrophil will be replaced by macrophage. The question is coming here from here. Okay, the neutrophil is replaced by macrophage on which day? So you have to mention third day. Okay, the third day will be the answer. Now, an incisional wound is healed by primary, first intention by primary union. Okay, there is various types of wound. You have read in FMT, right? So, जो incisional wound है, एक clean cut injury है, that wound will be healed by which type of intention? First intention or second intention? First intention will be the answer. Got it? Now move on to the next one. So it is all about primary intention. Now the secondary union by healing by secondary intention. जो हम लोग पढ़े फर्स्ट इंटेंशन में, माने मतलब उनका जो कैरेक्टर है सेकेंडरी इंटेंशन में जस्ट ऑपोजिट टू इट। फर्स्ट इंटेंशन में क्या था? एक छोटा वाला ऊंट था, जो जिसको हम सर्जिकली सूचर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सब ऑपोजिट है। यहाँ पे टिश्यू लॉस भी एक्सटेंसिव है, यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन भी ज्यादा हो रहा है, यहाँ आपका हीलिंग प्रोसेस भी स्लो है, यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू इन्फ्लेमेशन सब ज्यादा ज्यादा हो रहा है। यहाँ का एज इज नॉट अप्रोक्सीमेटेड, मतलब फर्स्ट इंटेंशन में जैसे हम लोग देखे थे कि सर्जिकली सूचर कर सकते हैं हम उंड को, लेकिन सेकेंडरी में नहीं होगा, सर्जिकली सूचर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस उंड इज लार्जर देन द फर्स्ट इंटेंशन। फर्स्ट इंटेंशन में क्या था? फर्स्ट इंटेंशन में क्या था? क्लीन एंड इंसाइज रूम, बट इन सेकेंडरी इंटेंशन एज यू कैन सी इट इज लार्ज एंड ओपन वुंड। ओके, अगर कोई इंजुरी बहुत लार्ज है तो उसको हम लोग सर्जिकली सूचर कर सकते हैं क्या? नहीं ना, तो इट इज नॉट सर्जिकली सूचर्ड। ओके, टिश्यू लॉस भी ज्यादा है, ग्रैनुलेशन टिश्यू भी ज्यादा है, स्कार फॉर्मेशन भी ज्यादा, एंड हीलिंग प्रोसेस इज स्लो। तो किस टाइप ऑफ इंजुरी ये हो सकता है? एनी काइंड ऑफ अल्सर, एब्सेस कैविटी, ठीक है, ट्रॉमेटिक वुंड, ऑल दिस विल कम अंडर secondary intention. Okay, now important points here. Wound contraction occurs, ठीक है। So you have to remember wound contraction occurs in which phase of healing? Secondary intention जब हो रहा है तब wound contraction occurs, not in first intention. Got it? Now the second point to remember, more granulation tissue and fibrosis is seen in second degree healing compared to first healing. I have already mentioned this point कि ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड फाइब्रोसिस वो फर्स्ट में भी देखा जाता है, लेकिन सेकेंड हीलिंग में ज्यादा एज कंपेयर टू फर्स्ट। And third point to remember, a full thickness wound that is not sutured heals by secondary healing, ठीक है ना। बोला मैंने कि सेकेंडरी हीलिंग से जो वुंड हील होगा उसका साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा, सर्जिकली हम सुचर नहीं कर सकते। दैट टाइप ऑफ वुंड विल बी हील्ड बाय सेकेंडरी इंटेंशन। और अगर दैट वुंड को हम सर्जिकली सुचर कर सकते हैं, क्लीन वुंड है, छोटा वाला वुंड है, तब वो कौन से वाला इंटेंशन में सही होगा? फर्स्ट इंटेंशन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द थर्ड वन इज टर्शियरी इंटेंशन। टर्शियरी इंटेंशन और भी खराब होगा। मतलब क्या है? डिलेड प्राइमरी क्लोजर, जहां पे वुंड हुआ है उसको उस क्लोज करने में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी वो वुंड माने मतलब ओपन ही रह जाता है, ठीक है। एजेस अपोज लेटर एंड समटाइम्स इट मे रिक्वायर स्किन ग्राफ्टिंग ऑल्सो। सो इसका इंटेंसिटी बाकी जो पॉइंट अभी डिस्कस हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड उससे ज्यादा इंटेंस है ना, क्योंकि ये क्या है? टर्शियरी इंटेंशन में एक वुंड हीलिंग हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा? कॉन्टामिनेटेड एब्डोमिनल वुंड। ओके,
देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव मेंशन दैट wound does not heal within 3 months is chronic wound. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। अगर कोई wound को हम लोग क्रॉनिक wound बोल रहा है तो उसका ड्यूरेशन कितना हुआ है, 3 months मिनिमम। क्वेश्चन में अराइव्स, ठीक है, क्वेश्चन में अराइज फ्रॉम हेयर कि अगर एक wound को हम लोग क्रॉनिक wound बोल रहा है तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months। द आंसर विल बी 3 months। गॉट इट? Okay, now the next one, factor affecting wound healing। एक wound healing हो रहा है तो कुछ फैक्टर वहां पे होगा जिसके वजह से wound healing में लेट हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? कुछ लोकल फैक्टर जो wound का साइट में ही रहता है। देखो, आई हैव मेंशन द फर्स्ट पॉइंट इन बोल्ड लेटर एंड इन रेड फॉर्म, इन्फेक्शन। व्हाट इज दैट? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग। अगर कहीं पे भी वुंड हुआ है और वहां पे इन्फेक्शन होगा तो उस वुंड को हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर कॉजेस एज यू कैन सी हियर, इन्फेक्शन, इडेमा, इस्चेमिया, फॉरेन बॉडी, hematoma, any kind of movement, mechanical stress, any presence of any necrotic tissue. I have mentioned many more factors. If they present in wound site, the wound will heal later. The wound will take time to, माने wound take time to heal, much time, wound takes much time to heal. Okay, so इसमें कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट वन, इन्फेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग is what? Infection. And the second most important is edema. Okay, now ये तो गया लोकल फैक्टर। नाउ कुछ सिस्टेमिक फैक्टर्स भी है, कुछ जनरल फैक्टर्स भी है। अगर ये सब हुआ है, ये सब प्रेजेंट है तो वुंड हीलिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सिस्टेमिक फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? एनी काइंड ऑफ सिस्टेमिक डिजीज जो सिस्टम से हमारा बॉडी में, दैट मे बी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट मे बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मे बी मेटाबॉलिक सिस्टम, वट एवर मे बी द सिस्टम, अगर वहाँ वही सिस्टम में कुछ डिजीज चल रहा है तो वुंड हीलिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्शन, राइट? इनमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डीएम, डायबिटीज मेलिटस। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो वुंड हीलिंग में ज्यादा टाइम लगता है। तो दिस विल कम अंडर अ सिस्टेमिक फैक्टर दैट इफेक्ट्स अ वुंड हीलिंग। अगर पेशेंट इज डायबिटिक, द वुंड will take more time to be healed, right? So under systemic factor, one of the most important factor for delayed wound healing is diabetes mellitus. There may be zinc deficiency, iron deficiency, there may be malignancy, there may be radiation exposure. All this will causes delayed wound healing. Okay, now some general factor, age। अगर कोई पेशेंट का बहुत ज्यादा एजेड हुआ, ठीक है, तब क्या हो जाता है? बॉडी का इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है। अगर इंजुरी हुआ है, वुंड हुआ है तो इट विल टेक मोर टाइम टू बी हील्ड ना। ओबेस पेशेंट जो होता है, ओबेसिटी में भी बहुत प्रॉब्लम आता है वुंड हीलिंग में। स्मोकिंग जो करता है, अल्कोहल टेकिंग, all these are few general factors that will take part in delayed wound healing. So from here we have learned कि wound healing में कौन कौन सा पॉइंट ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? इन्फेक्शन, that is the most important cause for delayed wound healing. Next is the diabetes mellitus, it will causes delayed wound healing. Okay, now this slide is very important, abnormal wound healing व complication of wound healing। wound तो heal हो गया, ठीक है, अब क्या होगा? देखो कुछ पॉइंट है यहाँ पे, क्या है? हाइपरट्रोपिक स्कार एंड किलॉइड। ये दोनों क्या है? एबनॉर्मल वुंड हीलिंग की वजह से, और दैट यू कैन कॉल्ड इट आल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग। क्या क्या बोला? हाइपरट्रोपिक स्कार एंड किलॉइड। देयर मे बी सम बेसिक पॉइंट्स by which we can differentiate this. Okay, from that you have to remember this point, the first one, and here some points I have mentioned in red letter. These are most important for your exam purpose. फर्स्ट देखो, डेफिनेशन क्या वजह से, हम डेफिनेशन से हम अगर हम इसको समझते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? हाइपरट्रोपिक स्कार इज नथिंग बट अ रेज्ड स्कार कन्फाइंड टू ओरिजिनल वुंड मार्जिन। एंड स्किलॉइड में क्या बोल रहा है? रेज्ड स्कार दैट एक्सटेंड बियॉन्ड ओरिजिनल वुंड मार्जिन। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? एक स्कार है
स्कार फॉर्मेशन हो रहा है, जो वुंड मार्जिन का अंदर ही रह जाता है, विद इन दैट वुंड मार्जिन, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरट्रॉपिक स्कार। अगर वो स्कार वुंड मार्जिन के बियॉन्ड चले जा रहा है, दैट मतलब इट विल क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द ओरिजिनल वुंड मार्जिन, तब जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किलॉइड। सो दिस आर वेरी बेसिक डिफरेंस एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ओके, now onset, it will appear within weeks after injury. Hypertrophic scar will appear in a wound or injury within weeks. Okay, and in case of keloid, it may take months after इंजुरी। तो किलॉइड फॉर्मेशन होता है, किलॉइड फॉर्मेशन में ज्यादा टाइम लगेगा एंड हाइपरट्रॉपिक स्कार फॉर्मेशन में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हाइपरट्रॉपिक स्कार देखो ऑफन रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली ओवर टाइम, बाय द टाइम ये स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस भी हो जाता है। ठीक है, और इसको फॉर्मेशन करने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। एंड किलॉइड क्या? रेयरली रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली, किलॉइड रह जाता है, उतना स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस नहीं करता है एज हाइपरट्रॉपिक स्कार। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट, कॉमन साइट्स कहाँ कहाँ पे मिलता है? देखो, हाइपरट्रॉपिक स्कार इज कॉमनली सीन ओवर द जॉइंट्स, फ्लेक्सर सरफेस। एंड किलॉइड कहाँ पे देखा जाता है? स्टार्नम। Must remember, you have to give extra attention to this point. Sternum is the most important site for formation of keloid. Very commonly asked question. Okay, the most common site of keloid. What will be the answer? Sternum. Sternum, sternum. Just remember. Now, the race. In case of hypertrophic scar, race is not related. Okay. But in case of keloid, black people are more affected than the others. Okay. You have to remember this point. In case of racism, those are black people are more prone to develop keloid after wound healing. Okay. और जेनेटिक्स में अगर देखते हैं तो हाइपरट्रॉपिक स्कार इज नॉट फैमिलियल। ओके, बट किलॉइड में बी फैमिलियल। ठीक है, और सेक्स के ऊपर अगर डिफरेंशिएट करें तो यूजुअली फीमेल एंड मेल आर इक्वल इन केस ऑफ हाइपरट्रॉपिक स्कार, बट किलॉइड में फीमेल आर मोर प्रोन टू डेवलप किलॉइड देन मेल। So from this slide, what are the important points? The first one, remember, hypertrophic scar is confined to the original margin, but keloid extend the original margin of the wound. ठीक है, किलोइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट क्या है? स्टार्नम। किलोइड किस कौन सा पीपल में ज्यादा देखा जाता है? ब्लैक पीपल। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। As you can see here, the first picture is of hypertrophic scar. As you can see, it is in the wound margin. It is located within the wound margin. But in case of keloid, देखो कहाँ इंजुरी हुआ है और कहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। It crosses the boundary of the original wound. ठीक है, now few important point you have to remember for your exam purpose. ठीक है, देखो हाइपरट्रॉपिक स्कार, किलॉइड, दोनों में ही कोलाजन फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सेसिव कोलाजन। नाउ इन केस ऑफ हाइपरट्रॉपिक स्कार, एक्सेसिव कोलाजन फॉर्मेशन ऑफ टाइप 3 कोलाजन। हाइपरट्रॉपिक स्कार में कौन सा टाइप ऑफ कोलाजन ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है? टाइप 3। एंड किलॉइड में व्हिच टाइप ऑफ कोलाजन इज फॉर्म्ड एक्सेसिवली? टाइप 1। सो दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर फ्रॉम हियर। ओके, और हाइपरट्रॉपिक स्कार में जो कोलाजन फाइबर्स होता है, that is arranged parallel to the skin surface. Okay, this point is important. Question may arise like this कि collagen fiber arranged in which pattern, parallel or horizontal, ऐसे करके एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, हाइपरट्रॉपी में क्या होता है? हाइपरट्रॉपिक स्कार में क्या हो रहा है? यहाँ पे blood vessels are minimal in this condition. As you can see here, I have written, and hypertrophy of the mature fibroblast occurs in hypertrophic scar. ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाइपरट्रॉपिक स्कार में क्या हो रहा है? दो कंडीशन, दैट इज हाइपरट्रॉपी ऑफ द मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट एंड मिनिमल प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। दिस टू कंडीशन इज सीन इन केस ऑफ हाइपरट्रॉपिक स्कार। हाइपरट्रॉपिक स्कार में excessive production of type 3 collagen होता है and collagen fibers are arranged in parallel form to the skin surface. Okay,
पैरेलल फैशन। नाउ कमिंग टू द कीलॉइड, कीलॉइड में क्या है, टाइप 1 कोलाजन यहाँ पे ज्यादा फॉर्म हो रहा है, हाइपरट्रॉपिक स्कार में टाइप 3 एंड कीलॉइड में टाइप 1। ओके, एंड कीलॉइड स्कार इज मेड अप ऑफ डेंस कोलाजन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर कि कीलॉइड स्कार किससे बनता है, कीलॉइड इज मेड अप ऑफ डेंस कोलाजन। विच टाइप ऑफ कोलाजन, टाइप 1 कोलाजन, एंड हाइपरट्रॉपिक स्कार इज टाइप 3 कोलाजन। गॉट इट? Now, this is जब also लगाओगे तो बता देंगे फ्रेश wound. है। This is all for wound. Now we will move to the next topic, that is ulcer. Okay, start. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अल्सर एज। व्हाट इज एज? एज इज नथिंग बट द मार्जिन, राइट, मार्जिन ऑफ द अल्सर। तो मार्जिन ऑफ द अल्सर कैसे है, उसको देख के हम पता कर सकते हैं दैट विच वैरायटी ऑफ अल्सर इज दिस। ओके, तो अगर स्लोपिंग एज होगा अल्सर का, अगर 5 आउट एज अल्सर होगा, अनडिटरमाइंड एज अल्सर होता है, रोल्ड एज अल्सर होता है, इवर्टेड एज होता है, रेज्ड एंड पार्ड वाइड बीडेड एज का भी अल्सर होता है। ठीक है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एज आई हैव मेंशन अलॉन्ग विद इट्स एग्जाम्पल। अगर स्लोपिंग एज का अल्सर है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, वेनास टेसिस अल्सर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पांच आउट एज। अगर अल्सर का बॉर्डर पांच आउट जैसा दिखता है, उसका एग्जाम्पल में क्या होगा, सिफिलिटिक गोमा अल्सर। ठीक है, थर्ड इज द अनडिटरमाइंड एज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूबरकुलर अल्सर। ट्यूबरकुलर अल्सर का एज कैसा है, अनडिटरमाइंड। बेजल सेल कार्सिनोमा, दिस टाइप ऑफ अल्सर का एज कैसा होगा, रोल्ड एज। इवर्टेड एज, इवर्टेड एज कौन सा अल्सर में देखा जाएगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, इस वैरायटी में। ठीक है, और दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोडेंट अल्सर, जिसमें अल्सर का एज कैसा होगा, रेज्ड एंड पार्ड वाइड बीडेड एजेस। ओके, सो फ्रॉम दिस स्लाइड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वन, जे पांच आउट एज इज सीन इन विच वैरायटी ऑफ अल्सर, सिफिलिटिक गुमा अल्सर। ठीक है, एंड रेज्ड एंड पार्ट वाइड एज अल्सर का एक एग्जांपल क्या होगा, रोडेंट अल्सर। रिमेंबर दिस 2 पॉइंट वेरी केयरफुली। ओके, एज यू कैन सी, देखो पांच आउट एज, पांच आउट एज, पांच आउट एज में क्या बोला, देखो पांच आउट एज में सिफिलिटिक गुमा। सेकेंड पॉइंट कैसे देखते हैं, देखो फर्स्ट पिक्चर, सेकेंड में क्या है, स्लोपिंग एज। स्लोपिंग एज का एग्जांपल क्या बोला था, देखो वेनास टेसिस अल्सर, इसका एज क्या होगा, स्लोपिंग एज। ऐसे देखो एज, दिस इज स्लोपिंग टाइप ऑफ, राइट। सो स्लोपिंग एज का एग्जांपल वेनास टेसिस। पांच आउट का एग्जांपल क्या बताया, सिफिलिटिक गमा। देखो अनडिटरमाइंड कहाँ कहाँ है उसका, अनडिटरमाइंड एज। अनडिटरमाइंड एज का एग्जांपल क्या था, यहाँ पे देखो ट्यूबरकुलर अल्सर। ओके, दिस इज रोल्ड एज। रोल्ड एज का एग्जांपल क्या बताया, बेजाल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, सो पिक्चर देख लिया ना, पांच आउट एज, स्लोपिंग एज, अनडिटरमाइंड एज, रोल्ड एज। यू हैव टू रिमेंबर द एज टाइप एंड विथ इट्स एग्जांपल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, varieties of ulcer. Okay, there are various types of ulcer and I have mentioned the important points from that. Okay, just see one by one. देखो फर्स्ट में क्या है, मार्टोरेल्स अल्सर। नेम, जस्ट रिमेंबर द नेम, मार्टोरेल्स अल्सर, मार्जोलिन्स अल्सर, दिस टू आर डिफरेंट। ठीक है, मार्टोरेल्स अल्सर कहाँ पे देखा जाता है, कॉमनली सीन इन कफ रीजियन, कफ मसल। ठीक है, वहां पे देखा जाता है, ड्यू टू हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, दिस इज द कॉज। ठीक है, इसको हाइपरटेंसिव अल्सर भी बोलते हैं। ठीक है, कौन से अल्सर के हाइपरटेंसिव अल्सर बोलते हैं, मार्टोरेल्स अल्सर। मार्टोरेल्स अल्सर, इसका कॉमन साइड क्या है, काफ रीजन, कॉमन कॉज क्या है, हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। गॉट इट? नाउ मार्जोलिन्स अल्सर, मार्जोलिन्स अल्सर कहाँ पे देखा जाता है, इट अल्सर डेवलपिंग इन क्रॉनिक स्कार। ठीक है, अगर ये अल्सर हुआ तो एक कॉमनली ट्रांसफॉर्म होता है कार्सिनोमा में। ठीक है,
तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि मार्जोलिन्स टाइप ऑफ अल्सर कन्वर्ट्स इजिली टू कैंसर. विच टाइप ऑफ कैंसर? दैट इज squamous cell cancer. Okay. The third one is decubitus ulcer. As you know, the decubitus ulcer का और क्या नाम पे हम बता सकते हैं? बेड सोर्स बोलता है और प्रेशर सोर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो डेक्यूबिटस अल्सर का दोनों नाम याद रखना, बेड सोर्स एंड प्रेशर सोर्स. ओके, this is very very important. Ischium is the most common site for the formation of decubitocyte. ठीक है, so what is the most common site for decubitus ulcer? Ischium. What are the other name for decubitus ulcer? Bed source or pressure source. ठीक है, now the fourth one, tropic ulcer. Tropic ulcer का भी और दो नाम है, और दो नाम से हम लोग इस अल्सर को बुलाते हैं. क्या क्या है उसको, क्या क्या है वो दोनों? न्यूट्रोपैथिक अल्सर, सॉरी न्यूरोपैथिक अल्सर और न्यूरोजेनिक अल्सर. ठीक है, ट्रॉपिक अल्सर को अगर ट्रॉपिक अल्सर ना बोल के अगर दे दिया न्यूरोजेनिक अल्सर तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है. दिस इज नथिंग बट ट्रॉपिक अल्सर. और दे दिया न्यूरोपैथिक अल्सर, न्यूरोपैथिक अल्सर इज नथिंग बट ट्रॉपिक अल्सर. ओके, तो सो ट्रॉपिक अल्सर भी जो है वही है न्यूरोपैथिक अल्सर, वही है न्यूरोजेनिक अल्सर. ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दिस इज पेनलेस. सो अमॉन्ग this variety of ulcer you can see the tropic ulcer is painless. Okay, now क्यों ये हो रहा है? ड्यू टू डिफेक्टिव ब्लड सप्लाई, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट. these are the causes for the formation of tropic ulcer. Okay, now न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट कहाँ कहाँ पे होता है? डायबिटिस मेलिटस, ठीक है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, टेबस डॉर्सलिस, लेप्रोसी, सिरिंगोमाइलिया. All these are causes for the formation of tropic ulcer. Remember, from this, diabetes is most important for the formation of tropic ulcer. ठीक है, अगर ट्रॉपिक अल्सर का कुछ कुछ कॉज पूछा कि ए बी सी डी में कुछ कॉज बोल दिया कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिक अल्सर, द आंसर विल बी diabetes. Okay, now one more important MCQ from here, the leprosy. In bracket I have mentioned Hansen's disease. leprosy को क्या बोलता है? Hansen's disease भी leprosy को बोलता है. ठीक है, तो कभी कभी ये भी आता है, Hansen's disease is called which. ठीक है, लेप्रोसी विल बी द आंसर. लेप्रोसी का और एक नाम है हांसेंस डिजीज. ओके, नाउ द थर्ड वन, सॉरी द फिफ्थ वन, कॉलर बटन और कॉलर स्टड एब्सेस. ये कहाँ पे देखा जाता है? दिस इज सीन इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द कोलोन. सो इसका साइट कहाँ पे है? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ द कोलोन, एंड इट इज एसोसिएटेड विथ क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस. ओके, so collar button ulcer বা collar stud ulcer is associated with which disease? Crohn's disease and ulcerative colitis. कहाँ पे देखा जाता है? Mucus और submucosa of the colon. So many more MCQ can come from this slide. From I have already mentioned and just repeating again, just recap once again. Martorell ulcer का common साइट कहाँ है? कफ रीजन. मार्जोलिन अल्सर अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है कार्सिनोमा में तो विच वैरायटी ऑफ कार्सिनोमा में ट्रांसफर होगा? स्क्वामस सेल. डेक्यूबिटस अल्सर का दोनों और नाम क्या है? बेड सोर्स और प्रेशर सोर्स. मोस्ट कॉमन साइट इस्चियम. ट्रॉपिक अल्सर को क्या क्या बोलता है? न्यूट्रोपैथिक अल्सर, सॉरी न्यूरोपैथिक अल्सर और न्यूरोजेनिक अल्सर. इसका एक कैरेक्टर बताओ, पेनलेस है. इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज डायबिटीज. कॉलर बटन एब्सेस, कॉलर बटन अल्सर और कॉलर स्टड एब्सेस कहाँ पे देखा जाता है? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ द कोलन. कौन सी डिजीज में एसोसिएटेड है? क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस. गॉट इट? नाउ few high yielding points I have mentioned here. Cryopathic ulcer is seen in chilblains and frostbite. अगर chilblains और frostbite मतलब बहुत ठंडा एक्सपोजर हुआ है तब जाके जो अल्सर होगा उसको क्या बोलता है? क्रायोपैथिक अल्सर. ठीक है, इंपॉर्टेंट वन. बेजियंस अल्सर, नेक्स्ट इज द बेजियंस अल्सर ऑल्सो नोन एज एरिथीमा इंड्यूरेटम और नोड्यूलर वस्कुलाइटिस. ठीक है, तो बेजियंस अल्सर को और क्या क्या नाम में हम बोल सकते हैं? एरिथीमा इंड्यूरेटम और नोड्यूलर वस्कुलाइटिस. ओके, it is associated with erythrocyanosis frigida. Very important, erythrocyanosis frigida. What is that? It is a benign and chronic skin condition. ठीक है,
यूजुअली उसका कलर रेड और ब्लू होता है, ठीक है। कहाँ पे देखा जाता है? लोअर लेग में, यूजुअली अफेक्टिंग द यंग वुमेन और गर्ल ड्यू टू कोल्ड एक्सपोजर। तो ड्यू टू कोल्ड एक्सपोजर कोई यंग वुमेन और गर्ल को लोअर लेग में एक ब्लू रेड कलर का क्रॉनिक स्किन कंडीशन अगर हुआ है तो उसको हम बोलेंगे क्या? एरिथ्रोसाइनोसिस फ्रिजिडा, ठीक है। Associated with which variety of ulcer? Weijing's ulcer. Now, the post-thrombotic ulcer occurs due to DVT. What is DVT? Deep vein thrombosis. So, post-thrombotic ulcer occurs due to deep venous thrombosis. Okay, this is important here. Homan's sign positive and Moss's sign positive. ठीक है, तो पोस्ट ट्रोमोटिक अल्सर में ह्यूमन साइन पॉजिटिव होगा एंड मोसस साइन पॉजिटिव होगा। सो व्हाट आर दे? ह्यूमन साइन क्या है? फोर्सिबल डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट विथ एक्सटेंडेड नी कॉजिंग पेन इन द काफ रीजियन। तो अगर लेग का पोजीशन ऐसा होगा कि डॉर्सिफ्लेक्शन में है एंड नी एक्सटेंड कंडीशन एंड फुट इज इन डॉर्सिफ्लेक्शन कंडीशन, तब जाके काफ रीजियन में बहुत पेन महसूस होगा। सो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ह्यूमन साइन पॉजिटिव है, ठीक है। एंड मोस्ट साइन पॉजिटिव का कब बोलेंगे? जब स्क्वीजिंग ऑफ कफ मसल फ्रॉम साइड कॉजिंग पेन, कफ मसल को बोथ साइड से अगर स्क्वीज करते हुआ पेन महसूस होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि मोस्ट साइन पॉजिटिव। और ये दोनों साइन पॉजिटिव कब मिलेगा? पोस्ट थ्रोम्बोटिक अल्सर में। पोस्ट थ्रोम्बोटिक अल्सर क्यों होता है? ड्यू टू डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। देखो, वन मोर important point here. Most common cause of leg ulcer is venous ulcer. Most common cause of leg ulcer is what? Venous ulcer. Okay. So from this slide, important is erythrocyanosis frigida, which is associated with Beijing's ulcer. ह्यूमन साइन पॉजिटिव एंड मोस्ट साइन पॉजिटिव कहाँ पे मिलता है? पोस्ट ट्रोम्बोटिक अल्सर में, ठीक है। क्या क्या है बता दिया ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट, here I have mentioned few important MCQ for practice purpose. There are many more. Okay, this is just for a demo MCQ. इतना तक जो पढ़ाया उसमें से कुछ एमसीक्यू देख लो, ठीक है। देखो, अ पांच्ड आउट एज अल्सर इज टिपिकली सीन इन ऑप्शन ए ट्यूबरकुलर अल्सर, ऑप्शन सी ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। एंड अनडिटरमाइंड एज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शन ए आर्टेरियल अल्सर, ऑप्शन बी वेनस अल्सर, ऑप्शन सी tuberculous ulcer, option C rodent ulcer. What will be the answer? The answer will be answer C, tuberculous ulcer. I have already mentioned in the slide. Tuberculous ulcer का age क्या होगा? Undetermined. The question will come like this. Okay. Carling's ulcer. Carling's ulcer is associated with option A, head injury, burn, septicemia, liver failure. What will be the answer? Burn. Okay. Carling's ulcer is associated with burn. Now, Cushing ulcer. Remember, these two terms is different. Carling ulcer and here is Cushing ulcer. Cushing ulcer is seen in option A, severe burn. Option B, chronic alcoholism. Option C, intracranial lesion. Option D, renal failure. मैम प्रीवियस स्लाइड। हाँ सर बोलिए, प्रीवियस स्लाइड। इज दिस ओके? जी मैम। हाँ. So here I have mentioned few demo MCQ from the topic I have teached. I have already teached you. ठीक है, ये तो बता ही दिया। Now, हाँ, Cushing ulcer is seen in option A, severe burn, option B, chronic alcoholism, option C, intracranial lesion, option D, renal failure. The answer will be intracranial lesion. ठीक है। नाउ देखो, वेनस अल्सर मोस्ट कॉमनली सीन ओवर lateral malleolus, medial malleolus, heel or toe. What will be the answer? Option B, medial malleolus. जस्ट कुछ देर पहले ही पढ़ाया कि वेनस अल्सर देखो, ये जे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेग अल्सर इज वेनस अल्सर। ओके,
The question here I have mentioned ki venous cells are seen most commonly seen over which part? Lateral, medial malleolus, or lateral malleolus, or heel or toe. The option will be B, medial malleolus. Okay. Now see, all are complication of wound healing except. See the question. All are complication of wound healing except. तो wound healing का complication सब कुछ ही है except कुछ है यहाँ पे. ठीक है, क्या है देखते हैं. First है keloid formation. The option B, dermoid cyst. Option C, wound contraction deformity. Option D, loss of appendages. What will be the answer? Option B, dermoid cyst. ठीक है, ये तो नहीं पढ़ा हम लोग wound healing में, है ना. So next one, keloid is a type of cancer. It is a cellular hyperplasia or scar or infarct. क्या होगा? Keloid is type है, keloid is type of scar. ठीक है ना, बताया था hypertrophic scar and keloid. Keloid is formed by type 1 or type 3 collagen. Type 1 collagen, right now. Okay. देखो, a large and deep damage to the skin is healed by second intention, first intention, regeneration or none of the above. What will be the answer? देखो, स्किन का एक इंजुरी, उसका कैरेक्टर क्या है? लार्ज एंड डीप डैमेज. तो वो वुंड अगर हीलिंग होगा तो कौन से इंटेंशन में हीलिंग होगा? सेकेंडरी इंटेंशन. मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि अगर फर्स्ट उसमें क्लियर इंटेंशन कट होगा. का. हाँ बताए. फर्स्ट इंटेंशन में क्लियर कट वुंड होगा. हाँ, फर्स्ट इंटेंशन में क्लियर कट वुंड होगा है, और उसका वुंड का डेप्थ भी बहुत ज्यादा नहीं होगा. और सेकंड इंटेंशन में अगर वो कोई वुंड हीलिंग हो रहा है तो उसका डेप्थ भी ज्यादा होगा और वो वुंड भी लार्ज होगा, है ना. तो आंसर विल बी सेकंड इंटेंशन. और क्या क्या था बताओ? सेकंड इंटेंशन में अगर वो कोई वुंड हील हो रहा है तो उसका और फीचर क्या होगा? उसको हम सर्जिकली क्या सुचर कर सकेंगे? नहीं, सर्जिकली नहीं सुचर कर सकेंगे. वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन भी ज़्यादा होगा, वहाँ का ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, है ना. ऑलरेडी बताया था. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल फैक्टर डिले इन वुंड हीलिंग. द ऑप्शन ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन बी मैकेनिकल फैक्टर, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज ऑप्शन सी, इन्फेक्शन. पहले ही बताया था वुंड हीलिंग का डिले इन वुंड हीलिंग किस किस का वजह से हो रहा है. लोकल फैक्टर था, कुछ सिस्टेमिक फैक्टर था, कुछ जनरल फैक्टर था ना. तो वहां पे आई हैव मेंशन क्या था कि इन्फेक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर डिलेड वुंड हीलिंग अंडर लोकल फैक्टर, राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. Healing of wounds is more rapid in young person than in adult because of more innervation, less innervation, more vascularity or less vascularity. What will be the answer? More vascularity. क्या बोल रहा है यहाँ पे? हीलिंग ऑफ वुंड इज मोर रैपिड इन यंग पर्सन देन इन एडल्ट. यही तो होगा ना, वुंड हीलिंग तो यंग पर्सन में ही ज्यादा होगा. क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि वुंड हीलिंग डिले किस एज के वजह से हो जाता है ना. अगर किसी पर्सन का एज ज्यादा है तो उसका वुंड हीलिंग में ज्यादा टाइम लगेगा. उसके हिसाब से तो कोई अगर यंग पर्सन है उसका वुंड हीलिंग में थोड़ा कम टाइम लगेगा. क्यों कम टाइम लगेगा? क्या पे? क्योंकि वहां पे मोर वास्कुलरिटी है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस आर ट्रू फॉर ग्रैनुलेशन टिश्यू एक्सेप्ट. याद है ग्रैनुलेशन टिश्यू कहाँ पढ़ाए थे? कौन सा फेज में देखा जाता है वुंड हीलिंग का? बताओ कोई. ग्रैनुलेशन टिश्यू 5. हाँ बोलो बोलो. मैम रीमोल्डिंग के सेकंड पहले में. था, सेकंड हाँ, स्टेज रिमोल्डिंग का होगा पहले. सेकंड क्या था उसका नाम? ग्रेनुलेशन. हाँ, ग्रैनुलेशन टिश्यू. रिमोडलिंग लास्ट स्टेज नहीं, सेकेंड मिडिल वाला जो स्टेज पढ़ाए थे ना उसमें था ग्रैनुलेशन टिश्यू. 5P बताए ना, पिंक, पंक्टेड हेमरेज, पल्सफुल, यस मैम. पेनलेस. हाँ, वहां पे था. ठीक है. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? दिस आर ट्रू फॉर ग्रैनुलेशन टिश्यू एक्सेप्ट. देखो ऑप्शन ए मॉइस्ट, ऑप्शन बी सेंसिटिव, ऑप्शन सी रेजिस्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी ब्लीड्स इजिली ऑन टच. तो व्हाट विल बी द आंसर?
sensitive. Option B will be the answer. ठीक है, तो these are features. Option A, C and D, these are the feature, but or these are true for granulation tissue, you may say, but it is not sensitive. ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिस इज द, ठीक है, टी इज मिसिंग, सॉरी, द बोन फॉर्मेशन होगा ये, ठीक है. द बोन फॉर्मेशन अराउंड अ हीलिंग फ्रैक्चर इज कॉल्ड ऑप्शन ए वोवन बोन, ऑप्शन बी Callus. लैमिनर बोन, ऑप्शन सी ऑस्टियोइड बोन, ऑप्शन डी कैलस. क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी कैलस. सो हियर यू हैव लर्नड एमसीक्यू. तो व्हाट इज कैलस? कैलस इज नथिंग बट बोन फॉर्मेशन अराउंड अ हीलिंग फ्रैक्चर. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Clean contaminated wound include option A traumatic open fracture, option B elective GI surgery without spillage, old infected wound and option D animal bite. क्या होगा? Clean contaminated wound include traumatic open fracture, elective GI surgery without spillage, old infected wound, animal bite. The option will be B elective GI सर्जरी विदाउट स्पिलेज. स्पिलेज क्या बताया? कि डिस्चार्ज ऑफ पास बहुत ज्यादा जब हो रहा है तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं उसको? स्पिलेज. कि स्पिलेज ऑफ पास. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? विदाउट स्पिलेज, क्योंकि ये वुंड है क्लीन कंटामिनेटेड. जहां पे बताया था ना जे अनयूजुअल कंटामिनेशन नहीं होता है. ठीक है, लेकिन हॉलो विस्कस इंक्लूड होता है क्लीन कंटामिनेटेड में. हॉलो विस्कस इंक्लूड कहाँ पे नहीं होता है? नॉन पेनिट्रेटिंग वुंड कहाँ पे मिलता है बताओ? कुछ वैरायटी ऑफ वुंड में फर्स्ट स्लाइड में दिखाए थे. अमंग द 4 वैरायटी ऑफ वुंड, Non-penetrating क्लीन में. वेरी गुड, हाँ वेरी गुड. नॉन पेनिट्रेटिंग वुंड मिलता है क्लीन वुंड में. क्लीन कंटामिनेटेड था और इन्फेक्टेड में क्या होगा? बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा, है ना. कोलेसिस्टाइटिस विथ स्पिलेज ऑफ गॉल ब्लैडर, विथ स्पिलेज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. क्या था उस एग्जाम्पल? था ना एक कोलेसिस्टाइटिस विथ स्पिलेज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. विच टाइप ऑफ वुंड इज दैट among the 4 variety? The last one. था ना एक इन्फेक्टेड. infected wound. हाँ, इन्फेक्टेड वुंड, जहाँ पे Infected एक एग्जाम्पल बताया था, हाँ, कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, सॉरी कोलेसिस्टाइटिस विथ स्पिलेज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. ठीक है, नाउ देखो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड. एन इन्फेक्टेड वुंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय no sorry, infected wound is characterized by, sorry, the question is wrong, I guess. No inflammation, sterile condition. Sorry, the question is formed wrongly. ठीक है, the question would be the infection wound is characterized by all except. ठीक है, तुम लोग ठीक से देख लो. ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया. एन इन्फेक्टेड वुंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट. देखो, नो इन्फ्लामेशन, स्टेराइल कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ पास, मिनिमल टिश्यू डैमेज. अगर कोई इन्फेक्टेड वुंड होगा तो इसमें से सब कुछ ही रहेगा, है ना. पास भी रहेगा और स्टेराइल कंडीशन भी हो सकता है. अच्छा छोड़ो, एक क्वेश्चन बात दे दो. क्वेश्चन फॉर्म में कुछ गलती हुआ है. ठीक है, just skip this question number 14. So from here we have learned many things, many important point. You have to remember all those I have mentioned in all my previous slides. बताओ तो मैक्रोफेज फॉर्मेशन होता है कौन सा फेज में वुंड हीलिंग का? फेज नंबर 1, 2 और 3? 3. 3. Is it right? 1. Yes. C. Phase of inflammation, the fast phase, macrophage formation. ठीक है. 3 में क्या होगा? wound contraction. Wound contraction is done by fibroblast. This is important point from the last phase, that is phase of remodeling.
ठीक है, मैक्रोफेज फॉर्मेशन इज अ फीचर ऑफ फास्ट फेज ऑफ द वुंड हीलिंग, ठीक है, दैट इज वुंड ऑफ सॉरी फेज ऑफ इन्फ्लामेशन, जिसका ड्यूरेशन क्या है 0 to 2 days। अब बताओ एक अनडिटरमाइंड एज किस टाइप ऑफ अल्सर में मिलेगा? अनडिटरमाइंड, ट्यूबरकुलर अल्सर। Tubercular. श्योर, Tuber- देखते हैं। यस, वेरी गुड, अनडिटरमाइंड ट्यूबरकुलर। और रेज्ड पर्ल बीडेड अपीयरेंस, Rodent. Keloid. Rodent ulcer. Keloid. Rodent. किलोइड कौन बताया? रोडेंट Rodent अल्सर। ulcer. Sorry. जी लास्ट पॉइंट, हाँ। किलोइड में which type of collagen is formed? First. Type 1. Type 1. वेरी गुड, वेरी One. गुड। ये और हाइपरट्रोपिक स्कार में Third. Type 2. 3. टाइप 2 और 3? 3. Three. 3. Type Three, 3. ma'am. Third. और बताओ मार्जोलिन अल्सर अगर कन्वर्टिंग टू cancer malignancy, which variety of cancer will be there, which type of malignancy will be there? Squamous cell Squamous cell. Squamous cell carcinoma. वेरी गुड, सी यार, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और बताया एक हाइपरटेंसिव अल्सर किसको बोलता है? Tropic. Martulus. मार्टुलस। इट इज नॉट मार्टुलस, इट इज मार्टोरेल। Martorell. यस, सी दैट आर मार्टोरेल, ठीक है, यस, राइट गेस। मार्टोरेल अल्सर काफ रीजन में देखा जाता है ड्यू टू हाइपरटेंशन, इसलिए इसको बोला जाता है कि हाइपरटेंसिव अल्सर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर ट्रॉपिक अल्सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर ट्रॉपिक अल्सर, Diabetes. डायबिटीज, वेरी गुड, Diabetes. ओके। diabetes, और मोस्ट कॉमन साइट फॉर डेक्यूबिटस अल्सर, Ischium. इस्चियम, वेरी Ischium. गुड। इसको और क्या क्या नाम में बताते हैं? clear, सोर्स और प्रेशर सोर्स, राइट, Pressure. वेरी गुड। बेजिंस अल्सर इज एसोसिएटेड विथ कंडीशन बताया था। माँ का भोसड़ा इनकी लाउड स्पीकर के लिए बादल चौसला हेलो, बेजिंस अल्सर इज एसोसिएटेड विथ फॉरगेट द टर्म। Erythrocyanosis frigida. हाँ, यस, एरिथ्रोसाइनोसिस फ्रिजिडा, ठीक है। हाँ, क्या है ये बताया था कि ड्यू टू कोल्ड एक्सपोजर ये एक स्किन कंडीशन होता है जो लोअर लेग में दिखा जाता है यंग वुमेन को और गर्ल में, ठीक है, एक बिनाइन क्रॉनिक स्किन कंडीशन, ठीक है। और पोस्ट ट्रोम्बोटिक अल्सर में क्या क्या साइन पॉजिटिव है? 2 साइन बताया था, क्या क्या बताओ ना देख के। नेम द साइन विच इज पॉजिटिव इन पोस्ट ट्रोम्बोटिक Moss अल्सर। sign and Homan sign. वेरी गुड, Omen sign. ओमन साइन एंड मॉस साइन। ओमन साइन क्या है? फोर्सिबल डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट एंड नी का पोजीशन क्या रहेगा? एक्सटेंडेड नी, दैट कॉजिंग पेन इन द काफ रीजन, दैट इज होमन साइन। एंड मॉस साइन क्या था? मॉस साइन बताओ। Squeezing of cyst muscle from calf Squeezing muscle from sides, yes side side and causing pain. Squeezing of calf muscle from side is causing pain. Very good. और let's recap. अच्छा, किलॉइड और स्कार मार्जिन से कैसे पता चलेगा कि कौन सा है किलॉइड और कौन सा है हाइपरट्रोफिक स्कार? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hypertrophic scar within the margin and keloid is outside the margin. Raised margin रहेगी keloid. वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर किलॉइड इज Sternum. sternum. किलॉइड कौन से पीपल में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है? Black people. Black. वेरी गुड, ओके, लवली। और बताओ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लोकल फैक्टर फॉर डिलेड वुंड हीलिंग? Infection. इन्फेक्शन। सेकंड मोस्ट कॉमन? सेकंड मोस्ट कॉमन Edema. एडेमा, यू कैन सी हियर, यस। और अगर किसी ऊंट को हम क्रॉनिक ऊंट बोलेंगे तो उसका ड्यूरेशन क्या कितना होना चाहिए? 3 months से 3 ज्यादा. months. यस, वेरी गुड, लास्ट 3 पॉइंट, months ज़्यादा. वेरी गुड।
wound contraction is seen in first intention or second intention? Wound contraction is seen in healing by primary intention or secondary intention? Second. Confusion. Secondary. देखो wound contraction occurs, point to be remember में red से लिख दिया, wound contraction occurs in secondary intention. ठीक है, याद यही तो रखना. बोला था मैम, हाँ हाँ हाँ. यही तो बोला मैंने से. And neutrophil is replaced by macrophage on which day during first intention? Neutrophil is replaced by third. Very good. So first intention में अगर wound healing हो रहा है तो that wound is incisional wound, clean wound. And secondary wound, secondary intention में अगर healing हो रहा है तो that is open wound, large wound. ठीक है. So this is all for today. Okay. Appendectomy. देखो, appendectomy is comes under clean contaminated wound and appendical abscess अगर हो गया तो contaminated wound होगा. ठीक है. जितना भी एब्सेस वगैरह है सब कंटामिनेटेड वुंड में आएगा. ओके. और हार्निया रिपेयर इज क्लीन वुंड एंड नॉन पेनिट्रेटिंग. अच्छा, ओर्स वुंड किसको बोलता है अमंग द 4 वैरायटी ऑफ वुंड? व्हिच वन इज द Infected. ओर्स वुंड? हाँ बोलो. Infected. इन्फेक्टेड. वेरी गुड, याद रखना, आता है कभी कभी. जब व्हिच वन इज द ओर्स वुंड, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए क्लीन वुंड, ऑप्शन बी क्लीन कंटामिनेटेड, ऑप्शन सी कंटामिनेटेड, ऑप्शन डी इन्फेक्टेड. तो यू हैव टू मार्क द ऑप्शन डी. Okay, so this is all for today. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, students. थैंक नेक्स्ट से क्लास पेड हम नई क्लास सर्जरी की स्टार्ट कर रहे हैं. जिसको भी ज्वाइन करना है पर्सनली मुझे मैसेज कर दे. ठीक है, फीस के लिए और जो भी डिटेल्स चाहिए.